विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। पूछना चाहती हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, इतिहास ने इंदिरा गांधी को मौका दिया, ठीक है, दिया? हाँ, अब बोल, जल्दी जल्दी बोलिए, नहीं तो समय खत्म हो जाएगा। मैं समय से बोलूंगी कन्हैया, सुनिए ना। अच्छा, इतिहास ने सर 15 मिनट बढ़ा लीजिएगा। हाँ सर, बढ़ जाएगा, चिंता मत ठीक कीजिए। है, हाँ, इतिहास ने इंदिरा गांधी को मौका दिया, ठीक है, और इंदिरा गांधी ने बगैर कैबिनेट के अप्रूवल के इंदिरा गांधी ने इस देश पर इमरजेंसी लगाई। ठीक है। आप संविधान की बात करते हैं और मैं मेरी बात में गरिमा सिंह को पीछे रखती हूँ। विपक्ष पूछेगा कि नहीं? नहीं, अब आपका नाम हमको याद हो गया, 3 बार आप अपना नाम ले चुकी हैं। विपक्ष पूछेगा कि नहीं पूछेगा कि जिस संविधान की हत्या की बात करते हैं, कौन विपक्ष है पहले ही बता दीजिए। आपके विरोधी जो हैं, आपके जो ओपोनेंट हैं, वो पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि भाई संविधान की हत्या इमरजेंसी में नहीं हुई थी क्या? ये पूछा जाएगा। विपक्ष अभी कौन है? है ना राहुल गांधी के सर पर। गरिमा जी, अभी विपक्ष कौन है? ओपोनेंट्स आपके विरोधी जो भी हैं वो आपके विपक्षी हैं। अरे संसदीय प्रक्रिया में जिसको बहुमत मिला है, जो देश का प्रधानमंत्री है, सत्ता उनकी हुई ना। हमको कम संख्या है तो विपक्ष हम हुए ना, कि कन्वीनियंटली पक्ष विपक्ष बदल दें। भाई मैं तो आपके विरोधियों की बात कर रही हूँ। विरोधी सवाल पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? कन्हैया दिल पर हाथ रख कर अरे मैं आपका नाम भी 3 बार विरोधी कौन सा जो है? मोदी जी हमारा घर का दीवार का ईंटा छुड़ा के ले गए हैं कि विरोधी होंगे हमारे? प्रश्न नैतिकता का है, प्रश्न प्रक्रिया का है, प्रश्न संसदीय व्यवस्था का है। व्यक्तिगत उनसे कोई दुश्मनी है क्या? भाजपा वालों से जो हमारा कोई नफरत है क्या? अरे उनका विचार है, उनकी पार्टी है, उनका दल है, उनका सिद्धांत है, वह भी बहुदलीय व्यवस्था में एक पार्टी है। देखिए, इसको ऐसे मत देखिए, ये ना कोई WWF का मैच नहीं हो रहा है कि स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, यार एक बार हम तुमको पटक देंगे, एक बार तुम हमको पटक देना। बात संसदीय व्यवस्था की है, इस देश की। मान लीजिए हमारा आरोप है कि वोट चोरी से सरकार बनेगी, आरोप को सिद्ध करने का काम हमारा है, हम जो है सबूत लेकर के देंगे और उस पर कार्रवाई करने का काम चुनाव आयोग का है। लेकिन भाजपा कहती है कि नहीं, बहुत ईमानदारी से सरकार बनी है। मान लेते हैं कि भाजपा कहती है ईमानदारी से सरकार बनी है, तो तीसरी बार उन्होंने सरकार बनाई है, 3 बार इस देश की जनता ने उनको बहुमत दिया है। और वादा जो है मोदी जी का, वो हम तो नहीं लिख करके दिए थे, वो खुद ही बोलते होंगे। जब वो कहते थे कि हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया आएगा, आया। हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, मिली। 2022 तक सबको पक्का मकान मिलेगा, मिला। किसानों की फसल जो है, उनकी आमदनी जो है वो दुगनी होगी, हुई। महिलाओं पे अत्याचार रुका। क्या इस देश में आत्महत्याएं कम हुई? क्या इस देश का कर्जा कम हुआ? तो अगर ये जो सवाल हैं, यह सवाल जब हम पूछते हैं भाजपा को, तो भाजपा सत्ता है, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास बहुमत है, और विपक्ष होने के नाते यह सवाल जो है हम देश के मौजूदा प्रधानमंत्री से पूछते हैं। मौजूदा प्रधानमंत्री के लिए आप लोग ऐसा बैटिंग करते हैं कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि नेहरू जी के नाम पे हम लोग सत्ता चला रहे हैं और मोदी जी जो है विपक्ष हैं। उनके तरफ से आप लोग सवाल पूछना शुरू कर देते हैं कि बताइए नेहरू जी के टाइम पे क्या हुआ था, बताइए पटेल जी के टाइम पे क्या हुआ था, बताइए लालू जी के टाइम पे। अजीब बात है, 20 साल से सरकार जो है एनडीए की है बिहार में, 20 साल से एनडीए की सरकार है। देश में जो है 11 साल से जो है एनडीए की सरकार है। देश के ज्यादातर राज्यों में जो है भाजपा की सरकार है। भाजपा दावा करती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। भाजपा दावा करती है कि हमारे पास अब सबसे ज्यादा ऑफिस है। भाजपा का इलेक्टोरल बॉन्ड के हिसाब से आप देख लीजिए, तो सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला है। कल ही आरएसएस के लोग कह रहे थे कि क्यों नहीं है कन्हैया? मैं 35 साल में देखूं अगर कांग्रेस का ग्राफ, आप तो कांग्रेस की खेवन हार के तौर पर मेरी कुल उम्र ही 35 साल है, हम समझ रहे हैं, कोई बात नहीं है। हम इसको व्यक्तिगत आरोप की तरह नहीं लेते। देखिए सुनिए, आप खैर व्यक्तिगत बनाते हाँ जी, बताइए। संजीदगी से सवाल पूछती हूँ। हमको कांग्रेस में आए हुए 4 साल हुआ है, हम स्पष्ट कर देते हैं। 1985 में आखिरी दफा कांग्रेस जीती, 1985 में, ठीक है। 90 से फिर लालू यादव का दौर शुरू हुआ, ठीक है। इन 35 वर्षों में कांग्रेस का रिवाइवल कभी संभव क्यों नहीं हो पाया? मैं तो आपसे बड़ा, ठीक है, ये तो जेन्युइन सवाल लग रहा होगा। अच्छा, तो ठीक है, इसको क्या बिना बात का बात है। हाँ। जिस दिन कांग्रेस का रिवाइवल हो जाएगा ना, हाँ, हम आपको बढ़िया पेस्ट्री खिलाएंगे। आगे बढ़ते हैं, मुद्दे पे आते हैं। मतलब यानी कि कांग्रेस का बिहार में सबसे बड़ा चेहरा आज न्यूज 24 के मंच पर ये नहीं बता सकता कि ये रिवाइवल दरअसल कब होने जा रहा है। अब बताइए, अब इसका कोई मतलब है? बताइए ना। विषय ये है ही नहीं कि हम टीवी चैनल पे आकर के एक पत्रकार को बताएं कि कांग्रेस का रिवाइवल कब होगा, कैसे होगा। ये विषय नहीं है। हम आपको बार बार कह रहे हैं, अगर दल की सीमा यह है
कि कुछ सीट मिल जाए, कुछ व्यक्ति एमपी और एमएलए बन जाएं, या एक आध राज्य में सरकार भी आ जाए, तो ऐसी दलगत राजनीति मुझे नहीं करनी है। अगर किसी दल के पास कोई विचार नहीं है, मानव कल्याण का कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है, समाज के नैतिक मूल्यों की सुरक्षा का दायित्व नहीं है, तो मुझे ऐसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, आपको ये अगर रिवाइवल का मतलब ये है कि तोड़ जोड़ करके, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स खेल करके, वोट का चोरी करके देश की सुख संपत्ति अपने दोस्तों के खजाने में पहुंचा दिया जाए, तो मुझे ऐसी राजनीति से कोई मतलब नहीं अच्छा है। कन्हैया, ये बता दीजिए कि जो ओबीसी प्लैंक पर अब है, देखिए जीत तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है और इसीलिए राहुल गांधी अब ओबीसी का जिक्र करने लगे हैं, ईबीसी का जिक्र करने लगे हैं और खुद मानते हैं, ये उन्हीं का स्टेटमेंट है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, कि हम दलित मुसलमानों में सवर्णों में उलझे रहे, ओबीसी हमसे छूट गया। ओबीसी इस देश में 52% है, आपके बिहार में तो आप इतिहास पढ़ी है ना मैडम? थोड़ा बहुत, वैसे तो मैं साइंस स्टूडेंट रही हूं। आप पहले सवाल कर लीजिए, फिर हम आपसे एक प्रश्न क्यों पूछेंगे। आना पड़ा इस प्लैंक पर? ओबीसी पिछड़े तो कांग्रेस का प्लैंक कभी था नहीं भाई, ये कैलकुलेशन तो इलेक्टोरल कैलकुलेशन है ना, विशुद्ध ये तो चुनावी गणित है। आपके बिहार में 63% है, देश में 52% है, ओबीसी के बिना राजनीति हो नहीं सकती आज के दौर की। देखिए, एक बल तो आपका कोई दोष नहीं है। यह प्रोग्राम जब खत्म होगा ना मैडम, तो यही देखा जाएगा कि कितना लाइक है, कितना व्यूज है, टीआरपी कितना है, इंस्टाग्राम पे रील वायरल हुआ कि नहीं हुआ। तो ये दौर ही ऐसा है। मैं गलत सवाल पूछ रही हूं, मैं आ रहा हूं बस आपके। बड़ी सुनिए ना, बड़ी मैं प्रश्न पूछ लिया ना, प्रश्न पूछ लिया, मुझे जवाब देने दीजिए। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं अच्छा, है। ठीक। ये दौर ही ऐसा है कि आजकल आंखों में झूठ नहीं, आजकल आंखों में धूल नहीं, आंकड़ों के झूठ झोंके जाते हैं, नंबर झोंका जाता है। इसीलिए आप भी नंबर पूछ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैंने नंबर नहीं पूछा, मैंने पूछा ओबीसी के। आ रहे हैं, हम आपका जवाब दे रहे हैं, हम आपके सवाल पे आ रहे हैं। प्लीज। मैं ये कहता हूं कि देश में जब संविधान बन रहा था और जब आरक्षण की व्यवस्था की जा रही थी और उसको जो है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जा रहा था, जब 1 पर्सन इक्वल टू 1 वोट डिसाइड हो रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तब क्या इस देश की किसी महिला ने जो है मताधिकार के लिए आंदोलन किया था क्या मैडम? किया था क्या? बोलिए, दर्शक दीर्घा में से कोई बता दीजिए। कोई स्त्री आंदोलन हुआ था? महिलाओं को बराबरी का वोट का अधिकार मिला ना। हर बार जब हम किसी चीज को सत्ता और नंबर से जोड़ करके देखते हैं, नैतिकता कहीं पीछे छूट जाती है। भारत का आंकड़ा उठा करके देखिए, भारत की जाति जनगणना के जो सर्वेज आए हैं उसको उठा करके देखिए, और आप जब खाना खाती हैं ना, तो वो नाक में भी पहुंचता है, बाल में भी पहुंचता है और पैर के नाखून में भी पहुंचता है। यह जो है अनबाइस्ड सिस्टम है। जब आप इस सिस्टम के आंकड़े उठा करके देखेंगे, तो जो इस समाज का 60% है, उसका 10% प्रतिनिधित्व भी ना जुडिशियरी में है, ना मीडिया में है, माफ कीजिएगा, ना जो है न्यायपालिका में है, न्यायिक व्यवस्था में है, ना कॉर्पोरेट सेक्टर में है। और कन्हैया ये कह रहे हैं कि ये बहुत, कन्हैया ये कह रहे हैं, आप इसको कह रहे हैं कि ये वोट की राजनीति है। अरे ये वोट की राजनीति नहीं है, ये सही और गलत की राजनीति है, और हम सही के साथ खड़े हैं। चुनाव हारे या जीते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, मैं ये कह रही हूं, मेरा सवाल खारिज कर दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जिस सोशल जस्टिस को समझ गए, क्योंकि लाभ नहीं मिलता, ना जुडिशरी में मिलता, ना मीडिया में मिलता, ना कॉर्पोरेट में मिलता, कहीं उनको लाभ नहीं मिलता, वंचित को, शोषित को, मार्जिनलाइज्ड को। आप ये कह रहे हैं कितना महीन सा गणित राहुल गांधी जो समझ पा रहे हैं, वो ना इंदिरा गांधी समझ पाई, ना नेहरू समझ पाए, ना राजीव गांधी समझ पाए। क्या बात कर रहे मंडल हैं? कमीशन की रिपोर्ट तो 1980 में आ गई थी। क्या बात कर रही हैं मैडम? सर, मंडल आप कमीशन एक तो 90-85 के ना जो है ना अनावश्यक आग्रह से बाहर निकलिए। हम आपको आजादी के आंदोलन के इतिहास में लेकर के गए, आपको पूछा भी कि आप इतिहास पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, फिर आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एग्जाम्पल दिया कि कैसे इस देश में आधी आबादी को इक्वल वोटिंग राइट मिला बिना किसी आंदोलन का, बिना किसी मांग के, बिना किसी अधिकार का। देखिए, नेचुरल अंडरस्टैंडिंग होता है। आप नेचुरली समाज को देखिएगा, जब तक बच्चा रोता नहीं है तो मां को भी नहीं पता चलता है कि बच्चा को भूख लगा है। लेकिन इस देश के जो फोरफादर थे, जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस कर रहे थे कि भारत के लिए क्या जरूरी है, क्या सही है, तो बिना मांगे हुए लोगों को अधिकार मिला है। हमने आपको पूछा कि क्या महिलाओं ने इक्वल वोटिंग का राइट का अधिकार मांगा था? नहीं मांगा था, फिर भी दिया गया था। और कौन कहता है कि ये महीन सच जो है इस देश के समाज नहीं समझा है? समझा है। और मैं यहां पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आज बोल रहा हूं। बताइए ना। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, भाजपा विपक्ष में थी, और जो हिंदी सिनेमा के राइटर हैं, जिनके गीत हम लोग सुनते हैं,
मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जितने राइटर थे उनको कोई जो है रॉयल्टी नहीं मिलती थी। सारा का सारा पैसा जो है म्यूजिक कंपनी खा जाता था। सारा का सारा जो माल समेट करके जो है, जो मालिक होता है चैनल का, जो मालिक होता है किसी कंपनी का, सारा मुनाफा समेट करके जो है अपने घर में ले जाता है और बाकी तमाम लोगों को जो है ना मजदूर की तरह, नौकर की तरह, गुलाम की तरह जो है उसका शोषण करता है। और जब वो कानून लाया जा रहा था, पक्ष विपक्ष एक होकर के मुक्त कंठ से जो है उसकी प्रशंसा की, उसको पास कराया। देश में प्रगतिशीलता की धारा कभी नहीं रुकी है, चाहे सरकार वो किसी की हो। और आज हम लड़ इसीलिए रहे हैं, आज हम लड़ इसीलिए रहे हैं कि यह देश 140 करोड़ लोगों का था, है और रहेगा। इसको हम दो हमारे दो के सिद्धांत में नहीं चलने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री का दोस्त का जागीर नहीं है देश, ये उसी बात की लड़ाई है। कन्हैया, आप बढ़िया वक्ता हैं, मैं आपके सामने चुप हो सकती हूँ, लेकिन मैं सवाल अपना फिर दोहराती हूँ।